हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज यावर अली एंड यू आर वाचिंग सॉल्यूशन चैनल। तो आज है 31 दिसंबर 2021 यानी कि साल का आखिरी दिन। लोग नए साल के वेलकम की तैयारियों में लगे हुए हैं और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। एनीवे, आप सबको आने वाले नए साल की ढेर सारी मुबारकबादें। ये नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, इसी उम्मीद के साथ तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ओके, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास की। आज हम एक न्यू लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे रिएक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन, यानी कि किसी रिएक्शन को देखकर आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है। आज हम उस पर बात करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बेस पर आपको बताते हैं कि आज हम क्या बताने वाले हैं। ओके, तो मान लीजिए हम एक रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे मीथेन का कंबशन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन होगा, और जब भी कोई हाइड्रोकार्बन यानी कि फ्यूल का कंबशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, इसको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं। ठीक, अब 4 2 और 2 4 कितने हो गए, ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं। ठीक है, ये बैलेंस हो गई। ठीक, और क्या हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसकी फिजिकल स्टेट लिख देते हैं, क्योंकि ये गैसियस है, ये भी गैस फॉर्म में है, ये भी गैस फॉर्म में है। और यहाँ पर आती है बात वाटर की। H2O किस फॉर्म में, क्योंकि जब कंबशन होगा तो वाटर वेपर फॉर्म में निकलेगा, यानी कि ये भी गैस फॉर्म में है। गैस यानी कि वेपर। ठीक है, वेपर लिख दो या फिर गैस लिख दो, डज नॉट मैटर। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर लिक्विड नहीं है, वेपर यानी कि गैस फॉर्म में है। ओके, तो यहाँ पर और हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि यहाँ पर CH4 का हमने 1 मोल यूज किया है, ऑक्सीजन के 2 मोल यूज हो रहे हैं। ये दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर रहे हैं, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का और 2 मोल जो है वो वाटर वेपर के फॉर्म हो रहे हैं। यानी कि हमें जो है वो मोल नंबर के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, यानी कि कितने मोल नंबर हैं, 2 मोल नंबर यहाँ पर जो है वो फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पर 1 मोल नंबर फॉर्म हो रहा है। ठीक, और क्या मालूम हो रहा है, हमें इनकी फिजिकल स्टेट के बारे में भी मालूम हो रहा है। अगर गैस है तो ऐसे लिखा होगा, अगर लिक्विड है तो यहाँ पर एल बना होगा। कुछ फिजिकल स्टेट जो होती हैं इनको मैं मेंशन कर देता हूँ सब्सटेंसेस की। जैसे अगर मान लो जी बना हुआ है इस टाइप से, तो इसका मतलब है कि जो सब्सटेंस यूज हुआ है रिएक्शन वो गैस है, या फॉर्म हुआ है वो गैस है। अगर वी है तो ये भी गैस है, लेकिन किस फॉर्म में, वेपर। ठीक, अगर एल है इसका मतलब है कि लिक्विड है, अगर एस है इसका मतलब है सॉलिड है, अगर ए क्यू बना हुआ है इसका मतलब है एक्वस है। ठीक है, इसके अलावा पीपीटी भी लिखा मिल सकता है आपको। अगर किसी रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट जो होता है वो रिएक्शन के अंदर जो भी सॉल्वेंट होता है, ठीक है, उसके अंदर इनसोल्युबल होता है जो फॉर्म होता है। तो पीपीटी प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। तो ये कुछ फिजिकल स्टेट्स हो सकती हैं सब्सटेंस की, जो सब्सटेंस रिएक्शन के अंदर यूज हो रहे हैं। और हमें क्या मालूम हो रहा है, रिएक्शन के अंदर जो लेफ्ट साइड के सब्सटेंसेस लिखे हुए होते हैं इनको जो है रिएक्टेंट बोला जाता है। ये रिएक्टेंट्स होते हैं। रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो रिएक्शन के अंदर जो होते हैं ये कंज्यूम होते हैं, इनका कंजप्शन होता है, और कंज्यूम होकर फिर जो होता है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। और ये राइट साइड वाले जो लिखे होते हैं ये जो होते हैं ये प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा होगा रिएक्शन में एरो के ऊपर कुछ सब्सटेंसेस कभी कभी लिखे होते हैं, एलिमेंट लिखे हुए होते हैं, टेम्परेचर लिखा होता है, प्रेशर लिखा होता है। तो जो टेम्परेचर और प्रेशर होते हैं वो ये हमें बताते हैं कि रिएक्शन जो होती है वो इस कंडीशन में हो रही है, इतने टेम्परेचर पर और इतने प्रेशर पर हो रही है। कैटालिस्ट लिखे हुए होते हैं जो, तो कैटालिस्ट जो होते हैं वो रिएक्शन की स्पीड को या तो स्लो कर देंगे या फिर फास्ट कर देंगे। ठीक है, तो कैटालिस्ट आपको लिखे मिल सकते हैं। कैटालिस्ट ये क्या करते हैं, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो दे इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि कैटालिस्ट जो होते हैं ये
रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं या फिर डिक्रीज कर देते हैं। ओके, ठीक है। तो चलिए और हम क्या बात कर सकते हैं, तो चलिए अब हम बात करेंगे कि रिएक्शन को जो होता है वो बैलेंस करते हैं। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, फिर कुछ रिएक्शंस के एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि रिएक्शंस को बैलेंस कैसे किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो आयरन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है और ये Fe2O3 का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो रिएक्शन के अंदर जो बैलेंस किए जाते हैं वो एटम्स का नंबर जो होता है बैलेंस किया जाता है। ठीक, अब दूसरी बात आती है कि रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं। तो जो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन होता है उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम किसी रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो चलिए एटम्स के नंबर को हम बैलेंस करते हैं। यहाँ पर इधर साइड में 2 एटम है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर जो है हम इधर 2 लिख देते हैं। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, रिएक्शन को जब भी बैलेंस करोगे आप नंबर यहाँ रखना, ठीक है, यहाँ पर मत लिखना, नहीं तो फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। अब देखते हैं ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन जो है वो 3 है। तो अब हम क्या करें, हम कुछ और करते हैं, हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं। तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन का नंबर कितना हो गया, 2 3 जा 6, और ये आयरन का नंबर कितना होगा, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम 4 लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम 3 लिख लेते हैं। ठीक, तो 2 3 जा 6, ऑक्सीजन का नंबर भी बैलेंस हो गया, और 4 आयरन का नंबर भी बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। जनरली ये कैलकुलेशन आपको माइंड में ही करना है। ठीक है, और एक आध एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो मैग्नीशियम, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, और MgO का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, तो मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिख देता है। ठीक, 2 ऑक्सीजन हो गए, अब 2 मैग्नीशियम भी हो गए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो ये जो होगा ये भी रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक, और ले लेते हैं, जैसे मान लो H2 प्लस Cl2, ठीक है, इससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। 2 हाइड्रोजन है, एटम है, 2 क्लोरीन के एटम है, तो हम क्या करें, यहाँ पर 2 लगा देते हैं। ठीक है, बैलेंस हो गई सिंपली। और ले लेते हैं, जैसे मान लो N2 प्लस H2 कंबाइन होकर अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक, इसको बैलेंस करना, तो हम देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर 1 नाइट्रोजन है। तो हम क्या करें, हाँ, कोई ऐसे नंबर मेंशन करते हैं। जैसे मान लो सबसे पहले हम नाइट्रोजन के लिए यहाँ पर 2 लिख देते हैं, तो 2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन 3, अब कितने हो गए, 3 2 जा 6, 6 हाइड्रोजन हो गए, हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हम 3 नंबर मेंशन कर दें, तो 3 2 जा 6, यानी कि बैलेंस हो गई। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गई। और ले लेते हैं, जैसे मान लो मान लिया एक हाइड्रोकार्बन है C3H8, ठीक है, और कंबशन हो रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इसको हमें बैलेंस करना है। और क्या फॉर्मेशन होगा, अभी हमने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होगा। बिल्कुल आंखें बंद करके आप प्रोडक्ट लिख सकते हो। ओके, तो CO2 फॉर्म होगा और H2O फॉर्म होगा जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का कंबशन होगा। तो अब हम देखते हैं कि कितने कार्बन है मेरे पास, 3, यहाँ पर कितने कार्बन है, 1। ठीक है, एक एक एटम ले लेते हैं हम बैलेंस करने के लिए। कोई भी एक एटम, कार्बन देख लें, हाइड्रोजन देख लें, या फिर ऑक्सीजन को हम बैलेंस करना स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले हम एक एटम देख लेते हैं, कार्बन, इसको पकड़ते हैं, इसके हिसाब से बैलेंस करते हैं। कार्बन यहाँ पर कितने हैं, 3, यहाँ पर कितने हैं कार्बन, 1, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 लिख देते, 3 कार्बन हो गए। ठीक है, कार्बन बैलेंस। अब हम उसके बाद देखते हैं किसको, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पर बढ़ गया, तो देखते हैं कितना हो गया, 3 2 जा 6, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन 7। ठीक है, यानी कि ये नंबर कुछ नहीं बन रहा, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर 2 ही ऑक्सीजन है, तो हम देख लेते हैं हाइड्रोजन को बैलेंस करके देख लेते हैं, इससे काम बन जाए शायद। तो हाइड्रोजन कितने हैं, 8, यहाँ पर कितने 2, तो हम यहाँ पर 4 मेंशन कर देते हैं। अब देखते हैं 4 2 जा 8 हाइड्रोजन हो गए, यानी कि कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखते हैं कितने हो गए, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पर 4,
कितने हो गए 6 और 4 10, 10 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पर कितने हैं 2, हम यहाँ पर 5 नंबर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो गए 10 हो गए। तो इस तरह से जो है ये रिएक्शन यानी कि नंबर ऑफ एटम जो है बैलेंस हो गए, ओके। और एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो, ठीक है, ये क्या है, चलो इसका नाम बाद में बताते हैं। एक और ले लेते हैं, जैसे मान लो C3 और H6, ठीक है। इसको हमें बैलेंस करना है। फिर वही फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने 8 लिखा था, यहाँ पर 6 लिखा। क्या ये कंपाउंड होगा? ऐसा नहीं होगा कि कोई भी नंबर कार्बन और हाइड्रोजन के साथ में लिख दो, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं क्या ये स्ट्रक्चर बना के क्या ये पॉसिबल है, ठीक है। और क्या ये भी पॉसिबल है? तो 3 कार्बन है मेरे पास, इनको सिंगल बॉन्ड से हम अटैच कर देते हैं। यहाँ पर पहले ये वाला देख लेते हैं, 8 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो एक साइड से लगाते हैं, यहाँ पर 3 हो गए। अब कितने बचे मेरे पास हाइड्रोजन? 5। इधर लगा देते हैं, कितने हो गए 6। अब मेरे पास 2 हाइड्रोजन बचे, एक यहाँ पर लगा देते हैं और एक यहाँ पर, यानी कि ये वाला जो है ये पॉसिबल है। ये क्या है? सारे सिंगल बॉन्ड है और 3 कार्बन है, यानी कि क्या हो गया मेथेन, एथेन, प्रोपेन, यानी कि ये क्या है? ये प्रोपेन है, ठीक है, ये प्रोपेन है। इसको चेक करते हैं क्या ये पॉसिबल है, ओके। तो मेरे पास 3 जो है वो कार्बन है, ठीक है, और 6 हाइड्रोजन है, यानी कि 2 हाइड्रोजन कम है, कुछ ऐसा, यानी कि ये 2 कम है। अब इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऐड कर सकते हैं। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड ऐड करता हूँ ऐसे करके, तो अब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 5 हो गई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा लेते हैं, ठीक। अब इस हाइड्रोजन को कहाँ पर लगाएं, जिससे अब देखो इसकी वैलेंसी 4 हो गई, यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इस कार्बन की वैलेंसी भी 4 हो गई, इसकी भी 4 हो गई और इसकी भी 4 हो गई, यानी कि ये वाला भी पॉसिबल है, ठीक है। और ये क्या हो गया, इसमें डबल बॉन्ड हो गया, तो ये एल्कीन हो गया, ओके। नोमेनक्लेचर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें इस पर जो है बात करेंगे, अभी इसको आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। ये एल्कीन हो गया, और एल्कीन मतलब ये क्या हो गया, मेथीन, एथीन, प्रोपीन, 3 कार्बन है, तो ये हो गया मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ठीक है। यानी कि ये जो है मेरे पास क्या है, ये प्रोपीन है, ठीक है। अब आते हैं इसके बैलेंस करने पर, ठीक। तो 3 कार्बन हमारे पास है, यहाँ पर हम 3 वही अप्लाई कर देते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन को देख लेते हैं, हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 2। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर 3 अप्लाई करता हूँ तो 3 2 जा 6, 6 हाइड्रोजन हो गए। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, 3 2 जा 6 और 3 9, 9 जो है मेरे पास ऑक्सीजन हो गए, ओके। अब यहाँ पर कोई ऐसा नंबर पुट करने से 9 तो होगा नहीं, तो अब क्या करें, तो अब हम कोई और कैलकुलेशन करते हैं, कुछ और अप्लाई करते हैं, ठीक है। कुछ और सोचते हैं क्या करें, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर, ओ सॉरी यहाँ पर 3, तो यहाँ पर अगर मैं 2 अप्लाई कर देता हूँ, ठीक। और यहाँ पर मैं जो हूँ 2 3 जा 6, यहाँ पर 6 अप्लाई कर देता हूँ, ठीक। तो 6 कार्बन, 6 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 2 जा 12, 12 हाइड्रोजन हो गए। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भी मैं 6 अप्लाई कर देता हूँ, तो 6 2 जा 12, 12 हाइड्रोजन हो गए। अब ऑक्सीजन काउंट करते हैं, ऑक्सीजन 6 2 जा 12 और 6 कितने हो गए 18। तो 18 यहाँ पर हो जाएंगे, यानी कि हम यहाँ पर 9 अगर पुट कर देते हैं तो 9 2 जा 18, ओके। तो इस तरह से ये रिएक्शन भी हमारी क्या हो गई, ये बैलेंस हो गई, ठीक है। इसके अलावा जो होता है, कुछ रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में दूसरे टाइप से भी लिख सकते हैं, ओके। जैसे मैं यहाँ पर आपको लिख कर दिखाता हूँ, जैसे मान लो मैं बात करूँ ये रिएक्शन MgO MgO, इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, इसको जो है इसकी बैलेंस फॉर्म को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं MgO2 और MgO, ठीक। यहाँ पर एक मैग्नीशियम है, एक ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पर एक मैग्नीशियम है
यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 का मतलब क्या हो गया, सिंगल ऑक्सीजन। ये ऐसा हम कब करते हैं, जब हमें 1 जो होता है मोल प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना होता है। लेकिन ठीक है, बैलेंस करने का सबसे बेटर तरीका यही है, आपको ऐसे ही बैलेंस करना है। अगर आपसे कहा जाए कि आपको 1 मोल फॉर्मेशन करना है प्रोडक्ट का, तब आप ऐसा करेंगे। ओके, ये जो होता है, इस रिएक्शन से हम स्टोइकियोमेट्री नहीं कर सकते। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री जो होगी वो रॉन्ग हो सकती है। ओके, और जैसे मान लो इसकी हम बात करें, इसको भी इसी टाइप से लिख सकते हैं। मान लो H2 प्लस Cl2 HCl। अब हमें 1 मोल HCl का फॉर्मेशन करना है, तो हम वही करेंगे, 1/2 कर देंगे, यहाँ पर 1/2 कर देंगे, तो 1 हाइड्रोजन और 1 HCl का 1 मोल HCl का फॉर्मेशन हो गया। ओके, लेकिन जो है हम स्टोइकियोमेट्री इस टाइप से नहीं करेंगे। ओके, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप जो है वो थर्मोडायनामिक वाला जब लेसन आएगा क्लास 12th में, उसमें आप लिखा देखेंगे। ओके, इसके अलावा और भी आप कहीं पर लिखा देख सकते हैं, लेकिन आपको बैलेंस करने के लिए जनरली यही वाला मेथड यूज करना है। ठीक है, ओके, तो ऐसे भी लिखा मिल सकता है। तो ये हो गई कुछ रिएक्शंस को बैलेंस करने की बात। आप जो है, अब आप इसी तरह से रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अगली टर्म यानी कि रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। अब रिएक्शन की जो है स्टोइकियोमेट्री किस टाइप से करते हैं, ओके, उस पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम जो है स्टोइकियोमेट्री पर बात करते हैं। ओके, रब कर दें इसका। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्टोइकियोमेट्री की। ओके, ये स्टोइकियोमेट्री क्या होती है, क्या मतलब होता है इसका। तो किसी रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं, उनके मासेस का कैलकुलेशन करना स्टोइकियोमेट्री कहलाता है। कभी कभी वॉल्यूम्स का भी कैलकुलेशन किया जाता है, लेकिन वॉल्यूम्स का कैलकुलेशन जो होता है, ये गैसेस के रेस्पेक्ट में ही किया जाता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि कैलकुलेशन कितने टाइप से किया जा सकता है। तो ये कई टाइप से किया जा सकता है, जैसे मोल नंबर की फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, लीटर में, ग्राम्स में। ओके, इसको जो है हम एग्जांपल से और बेटर तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो okay, so it refers to the calculation of masses, sometimes volume also, of reactant and product involved in a chemical reaction। ठीक है, तो किसी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन्वॉल्व होते हैं, उनके मासेस का कैलकुलेशन करना और कभी कभी वॉल्यूम का कैलकुलेशन करना स्टोइकियोमेट्री कहलाता है। ठीक है, इसको एग्जांपल से हम समझते हैं। कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो हम मेथन की कंबशन का एग्जांपल ले लेते हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन हो रहा है और प्रोडक्ट वही फेमिलर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना, स्टोइकियोमेट्री करने से पहले आपको रिएक्शन को बैलेंस जरूर करना है। ठीक है, अगर आप बैलेंस को किए बिना स्टोइकियोमेट्री करने लगे, तो फिर आपका जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो आपको अगर एग्जाम में जो है कोई रिएक्शन दे देता है स्टोइकियोमेट्री करने के लिए, ठीक है, तो आपको उसको चेक कर लेना है कि वो बैलेंस है कि नहीं है। ठीक है, तो इसका हम बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक, तो अब हम देख लेते हैं कैसे कैसे कर सकते हैं। तो अभी हमने जो के नाम लिए थे, उन्हीं के रेस्पेक्ट में आपको स्टोइकियोमेट्री करके दिखाते हैं। तो पहले हम मोल्स के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। ठीक है, मोल्स के रेस्पेक्ट में तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 1 मोल जो है मेथिन का 2 मोल ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होता है, और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल जो है वो वाटर वेपर का फॉर्म होता है। ठीक है, इनकी फिजिकल स्टेट, ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये H2O जो है यहाँ पर ये वेपर की फॉर्म में, यानी कि ये भी गैस है। ठीक है, क्योंकि जब मेथेन का कंबशन होगा, यहाँ पर जो वाटर निकलेगा वो वाटर वेपर की फॉर्म में होगा। ओके, तो यहाँ पर 1 मोल मीथेन का 2 मोल ऑक्सीजन के कंबाइन हुए और क्या फॉर्म हुआ, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का और 2 मोल
वाटर वेपर की फॉर्म हुए। ठीक है, तो ये स्टाइक्योमेट्री हो गई मोल्स की फॉर्म में। मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हम देख लेते हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। ठीक है, तो आपको मालूम है कि चाहे कोई भी जो है सब्सटेंस हो, 1 मोल के अंदर सबका नंबर इक्वल होता है। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके मोल में जितने नंबर हैं और इसका डबल मोल है, तो इसके नंबर से इनके जो नंबर होंगे वो डबल होंगे, यानी कि रेशियो जो होगा मॉलिक्यूल्स के रेस्पेक्ट में सेम हो जाएगा कि 1 मॉलिक्यूल मीथेन का 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होगा। ठीक है, तो 1 मॉलिक्यूल मीथेन का 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होगा, और 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का और 2 मॉलिक्यूल वाटर वेपर की फॉर्म हो गए। ठीक है, तो ये तो हो गई मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में स्टोइकियोमेट्री करना। और वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में देख लेते हैं, वॉल्यूम सॉरी लीटर के रेस्पेक्ट में हम देख लेते हैं, लीटर के रेस्पेक्ट में कैसे करते हैं, चूंकि सारी गैसेस दे रखी हैं। ठीक है, यानी कि इनके वॉल्यूम होंगे। ओके, तो आपको मालूम है एसटीपी पर, पिछले लेक्चर्स में हमने बताया आपको कि एसटीपी पर किसी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो 22.7 लीटर होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, 22.7 लीटर किसी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम होता है। तो ये 1 मोल है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 22.7 लीटर। ठीक है, अब इसके डबल मोल है, 2 मोल है, तो इससे जस्ट डबल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कितना वॉल्यूम हो जाएगा, 2 इंटू 22.7 लीटर। इसको मल्टीपल हम कर देते हैं 45.4 लीटर, ये आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर 1 मोल है, तो ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 22.7 लीटर, और यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो जस्ट 2 वॉल्यूम है, इसके जस्ट डबल है। ठीक है, 2 मोल है, तो इसलिए ये डबल हो जाएगा, यानी कि 45.4 लीटर। ठीक है, तो ये लीटर में स्टोइकियोमेट्री हो गई। ओके, अब जो है हम मास के रेस्पेक्ट में स्टोइकियोमेट्री कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि सॉरी ग्राम के रेस्पेक्ट में स्टोइकियोमेट्री कर लेते हैं। तो ग्राम में स्टोइकियोमेट्री किस टाइप से करेंगे, तो हम क्या करते हैं, पहले इनके मोलर मास जो है वो निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं। ठीक, तो CH4 का मोलर मास कितना हो जाएगा, कार्बन का 12 होता है, 4 हाइड्रोजन, तो 12 प्लस 4 यानी कि 16 ग्राम। ठीक, ऑक्सीजन का O2, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 इंटू 2 32 ग्राम। ठीक है, 1 मोल का कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन का 12 और 2 ऑक्सीजन है, 1 का 16 होता है, इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, 16 32 और 12 44 ग्राम। ठीक, और वाटर H2O का, तो हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन है, तो 2 प्लस ऑक्सीजन 16 18। ठीक है, 18 ग्राम। ओके, तो ये 1 मोल के जो है सबके मास आ गए। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं, ग्राम में देखते हैं। तो ये इसका 1 मोल है CH4 का, 1 मोल का कितना 16 ग्राम, यानी कि 16 ग्राम जो है वो मेथेन। अब इसके 2 मोल है, 1 मोल का कितना है 32, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 32 यानी कि 64 ग्राम। ठीक है, यानी कि 16 ग्राम मेथिन 64 ग्राम जो होता है ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होता है, तो कितना फॉर्म होता है, इसका 1 मोल है, यानी कि 1 मोल का कितना है 44 ग्राम, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके 2 मोल है, 1 मोल वाटर कितना है 18, और 2 मोल है, तो
2 इंटू 18 यानी कि 36 ग्राम। ठीक है, यानी कि 16 ग्राम जो होता है मीथेन और 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होता है, तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 36 ग्राम जो होता है वो वाटर वेपर का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो इस तरह से जो है वो हम स्टोइकियोमेट्रिक कर सकते हैं। ओके, अब इसके ऊपर जो होते हैं वो न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उनको जो है हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक, एक चीज और ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर जो नंबर लिखे होते हैं, जो मोल नंबर होते हैं, इनको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहा जाता है। यानी कि जैसे यहाँ पर 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, यहाँ पर 1 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, यहाँ पर 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ठीक है, तो ये भी जो है आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इसको हम बोलेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो ये हो गई किसी रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उनकी स्टोइकियोमेट्री करना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, ओके, तो एक टर्म हमारी और है लिमिटिंग रेजेंट, उसको भी हम देख लेते हैं। तो एक बार इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको रफ कर देते हैं, फिर जो है हम लिमिटिंग रेजेंट पर बात करेंगे और उसके बाद जो है फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स पर बात करेंगे। ठीक है, ओके, तो रफ करें इसको। ओके, ठीक है, तो लिमिटिंग रेजेंट। ओके, ये लिमिटिंग रेजेंट क्या होते हैं? ओके, तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये कोई रिएक्शन है, यही मान लेते हैं कंबशन वाली। ठीक है, ऑक्सीजन, H2O और CO2। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 जो है वो मोल ऑक्सीजन के 1 मोल मेथेन का कंबाइन होकर 2 मोल वाटर वेपर के और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म करता है। ओके, ठीक है, तो इतने फॉर्मेशन के लिए इतना हमें चाहिए। लेकिन अगर मैं क्या करूं, यहाँ पर ऑक्सीजन को कम कर दूं, 1 मोल कर दूं, तो अब क्या इतना प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा? नहीं, अब इतना नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन कम हो गया। ओके, यानी कि एक मेथन को 2 ऑक्सीजन चाहिए थे, तब जाके जो है ये इतना और ये इतना फॉर्मेशन होता है। लेकिन अब ऑक्सीजन का 1 ही मोल रह गया है, तो अब प्रोडक्ट इतना फॉर्म नहीं होगा। तो प्रोडक्ट की लिमिट हो गई, किसकी वजह से? इसकी वजह से। ओके, तो इसकी वजह से जो लिमिट हो गई प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रीजेंट। लिमिटिंग रीजेंट। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि लिमिटिंग रीजेंट क्या होते हैं? वो जिनकी कमी की वजह से जितना प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए उतना ना बनकर उससे कुछ कम बनता है, यानी कि उनकी वजह से प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की लिमिट हो गई, इसीलिए उनको ही हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रीजेंट। ओके, तो लिमिटिंग रीजेंट जो होते हैं जब ये कंज्यूम हो जाते हैं तो रिएक्शन जो होती है वो वहीं पर स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया लिमिटिंग रीजेंट, बाकी कुछ है नहीं इसके अंदर, बस इसको माइंड में रखना है कि लिमिटिंग रीजेंट क्या होते हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, तो न्यूमेरिकल्स में ये नाम लिख कर आएगा कि लिमिटिंग रीजेंट कौन है। ओके, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि लिमिटिंग रीजेंट का मतलब क्या, यानी कि जो रिएक्टेंट रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम हो गया वही क्या है? लिमिटिंग रीजेंट है। ठीक है, तो इसको मैं रफ करता हूं, अब जो है कुछ न्यूमेरिकल्स पर बात कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ 32 ग्राम ऑफ मेथेन। यानी कि 32 ग्राम मेथेन जब का कंबशन होगा तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा। ओके, तो रिएक्शन लिख लेते हैं हम पहले। मेथेन वाली रिएक्शन है, ऑक्सीजन की वजह से कंबशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और वाटर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो बैलेंस करने से पहले हम देख लेते हैं कि कितना ग्राम मेथेन है। 32 ग्राम मेथेन है, 1 मेथेन का मोलर मास निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा? 12 प्लस 4 यानी कि 16 ग्राम। ठीक है, 1 मोल मेथेन का आ गया। और कितना मोल मेथेन है? वो कितना ग्राम मेथेन है?
32 ग्राम, यानी कि 16 टू जा 32, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, मेथन कितना होगा, 2 मोल होगा। ओके, तो यह बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 पुट करते हैं। तो 2 आपको मालूम है कि 1 मोल मेथन होता है तो 2 मोल इसके चाहिए होते हैं। ओके, 1 मोल इसका होता है और 2 मोल इसके फॉर्म होते हैं, और जब इसका 2 हो गया तो फिर इसके डबल हो जाएंगे, इसके 2 हो जाएंगे और इसके जो पहले बनते थे उसके डबल हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। ओके, देख लेते हैं। देखो 2 कार्बन हाइड्रोजन, 2 4 जा 8, यहाँ पर 4 2 जा 8 4 हाइड्रोजन, ठीक। ऑक्सीजन 4 2 जा 8, यहाँ पर देखते हैं 2 2 जा 4 4 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन, ये ठीक है, यानी कि 8 ऑक्सीजन। बैलेंस है रिएक्शन। ओके, तो वाटर का मोलर मास यहाँ पर हम लिख लेते हैं। वाटर का मोलर मास कितना हो जाएगा, 2 + 16 यानी कि 18 ग्राम, ठीक है। तो 2 मोल of CH4 produced 4 moles of H2O, ठीक है। 2 मोल्स का मतलब कितना हो गया, 2 मोल्स का मतलब हो गया 32 ग्राम। 1 मोल 16, तो 2 मोल 32 ग्राम, यानी कि 32 ग्राम मेथेन जो होता है वो प्रोड्यूस करता है 4 मोल्स ऑफ H2O। 1 मोल्स H2O 18 ग्राम और 4 मोल्स, ओके, यानी कि कितना जाएगा, 72 ग्राम, ठीक है। तो अगर 32 ग्राम मेथेन का कंबशन होगा तो 72 ग्राम जो होगा वो वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसका उसको लिखना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, रफ करूं, तो चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ मेथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन कंबशन, यानी कि कंबशन रिएक्शन में 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो कितने मेथेन के मोल से प्रोड्यूस होगी। ठीक है, वही रिएक्शन है, क्वेश्चन बस दूसरे टाइप से। तो मेथेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका कंबशन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी और वाटर फॉर्म होगा। ठीक है, बैलेंस करने से पहले हम जो है इनके मोलर मास देख लेते हैं, फिर देख लेते हैं हमारा कितना कार्बन डाइऑक्साइड दिया है। तो CO2 का मोलर मास 1 कार्बन 12, 2 ऑक्सीजन, 1 का 16 इंटू 2, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 12 + 32 यानी कि 44 ग्राम। ठीक है, यानी कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 44 ग्राम है। ठीक है, यानी कि और मेथेन 1 मोल कितना होता है मोलर मास, 12 + 4 यानी कि 16.0 ग्राम। ठीक, तो 1 मोल मेथेन जो होता है यानी कि 16 ग्राम मेथेन जो होता है वो 1 मोल यानी कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 22, यानी कि इसकी हाफ है। तो मेथेन के कितने मोल चाहिए होंगे, मेथेन के मोल भी हाफ हो जाएंगे, यानी कि इसका 1/2 मोल हो जाएगा। ओके, यानी कि 1 मोल CO2, 1 मोल CO2 का मतलब 44 ग्राम रिक्वायर्ड 1 मोल CH4, 1 मोल CH4 का मतलब 16 ग्राम CH4। ठीक है, इसलिए 22 ग्राम CO2, 22 ग्राम का मतलब कितनी हो गई, हाफ मोल। ओके, आधी हो गई जस्ट इसकी। तो 22 ग्राम CO2 रिक्वायर्ड क्या होगा, मोल भी याद आ जाएगा, यानी कि 1/2 मोल ऑफ CH4। ठीक है, तो ये जनरल कैलकुलेशन है, आप माइंड में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यानी कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने के लिए हमें हाफ मोल जो है वो मेथेन का रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया।
चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ओके ओके, तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 किलोग्राम ऑफ N2 एंड 10 किलोग्राम ऑफ H2 आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस अमोनिया, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रेजेंट एंड कैलकुलेट अमाउंट ऑफ अमोनिया। ओके, 50 किलोग्राम नाइट्रोजन 10 किलोग्राम हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन होकर कुछ अमोनिया फॉर्मेशन कर रही है, कितनी, ये हमें कैलकुलेट करना है। साथ में हमें ये बताना है कि इसमें लिमिटिंग रेजेंट कौन है। ओके, तो चलिए सबसे पहले जो होता है हम रिएक्शन लिख लेते हैं। ओके, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन करके अमोनिया का फॉर्मेशन कर रही है। ओके, अमोनिया का फॉर्मेशन कर रही है, ठीक। तो इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं, ठीक। अब हाइड्रोजन 2 3 6 हो गए, तो यहाँ पर हम 3 लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। ये रिएक्शन आपने पहले भी पढ़ी होगी, काफ़ी फेमस रिएक्शन है, हैबर प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन करने की, ठीक। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन होता है तो 2 मोल अमोनिया की फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन के वेट दे रखे हैं, हम जो है सबसे पहले इनके मोल नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। ओके, तो नाइट्रोजन के मोल नंबर निकाल लेते हैं। मोल नंबर के लिए कौन सा फार्मूला होगा, वेट दे रखा है तो गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट, ये फार्मूला यूज कर लेते हैं। वेट कितना दे रखा है, 50 किलोग्राम नाइट्रोजन का। ओके, 50 किलोग्राम, ठीक है, इसको ग्राम में लिख लेते हैं। और नाइट्रोजन के एक एटम का मोलर मास होता है 14 ग्राम। ओके, और चूंकि नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में यूज हो रही है यहाँ पर, तो हम ये मास लेंगे तो डबल हो जाएगा 28 ग्राम, यानी कि 28 ग्राम से हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक चीज़ जो है यहाँ पर और कर लेते हैं सिंपल कैलकुलेशन के लिए, यहाँ पर जो ये 3 जीरो हैं इनको जो है मैं ऐसे करके लिख लेता हूँ 10 की पावर 3 में, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। तो 2 से कट कर लेते हैं, 14 25 आ गया। ओके, 14 से 25 को डिवाइड कर देते हैं, 14 1 1 डेसिमल लगाया, यहाँ 0 हो गया, 7 जा 98 आ गया, 1 डेसिमल लगा, एक और 0 बढ़ा लिया, 8 टाइम पड़ जाएगा, 1 1 12, तो ये 8, ठीक है। यही डेसिमल के 2 नंबर तक ही रखते हैं। ओके, तो 1.78 ये निकल कर आ गया हमारे पास। ओके, तो 1.78 इंटू 10 की पावर 3 ये मोल्स नंबर हैं नाइट्रोजन के, निकल कर आ गए। हाइड्रोजन के मोल नंबर निकाल लेते हैं इसी टाइप से। हाइड्रोजन का कितना मास दे रखा है, 10 किलोग्राम, उसको भी ग्राम में लिखेंगे तो इसके भी ग्राम को हम ऐसे करके 10 की पावर 3 में लिख लेते हैं। हाइड्रोजन के सिंगल एटम का मास होता है 1.008 ग्राम, 1 मोल हाइड्रोजन का, ठीक है। और हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में है तो हम इसका जस्ट डबल कर लेते हैं, 2.016 ग्राम, ठीक है, यानी कि 2.016 ग्राम से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 2 से अगर हम 10 को काटेंगे तो 5 आएगा, 0.016 है, तो इससे हम कट करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 4.96, ठीक है, और 10 की पावर 3 ये मोल नंबर आ गए किसके, हाइड्रोजन के निकल कर, ठीक है। तो यहाँ पर इतने मोल नाइट्रोजन हो गए, इतने मोल हाइड्रोजन हो गए। ओके, अब हम आते हैं यहाँ अपनी रिएक्शन पर, देखते हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन रिक्वायर करती है, 3 मोल हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है इसको 2 मोल अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। यानी कि 1 मोल N2 रिक्वायर 2 moles ऑफ 3 मोल्स ऑफ H2, ठीक है, इतना फार्म करने के लिए। ओके, इसलिए 1 मोल N2
इतने मोल हाइड्रोजन चाहिए होगा। ओके, इसलिए इतने मोल इनटू कितने मोल हाइड्रोजन चाहिए होगा, इस नंबर से इसको हम क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे। ओके, इसलिए 1.78 इंटू 10⁻³ मोल्स इनटू रिक्वायर कितना हाइड्रोजन, 3 इंटू 1.78 इंटू पावर 3। ठीक है, इसको मल्टीपल कर देते हैं। H2। ओके, यानी कि इतने मोल नाइट्रोजन जो है उसको इतने मोल हाइड्रोजन के चाहिए हैं, कितना, इस बैलेंस रिएक्शन के रेस्पेक्ट में अमोनिया फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, लेकिन लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन के मोल कितने हैं, इतने निकल कर आ गए और हमें चाहिए इतने हैं, यानी कि हाइड्रोजन के मोल कम हो गए। तो अब प्रोडक्ट जो होगा वो बैलेंस इक्वेशन के रेस्पेक्ट में अमोनिया फॉर्मेशन नहीं होगी। ओके, यानी कि अमोनिया फॉर्मेशन अब कुछ कम होगी। क्यों? क्योंकि इतने मोल को इतने मोल चाहिए हैं हाइड्रोजन के। ठीक है, इतने मोल नाइट्रोजन को इतने मोल हाइड्रोजन के चाहिए, लेकिन हमारे पास हैं इतने ही, यानी कि कम है। यानी कि इसकी वजह से प्रोडक्ट क्या होगा, वो अब कम बनेगा। तो अब हमारे पास जो लिमिटिंग रेजेंट है वो कौन निकल कर आ गया, हाइड्रोजन। यानी कि ये जो हाइड्रोजन है हमारे पास, यही दरअसल क्या है, लिमिटिंग रीजेंट है। ठीक है, तो एक चीज निकल कर आ गई, लिमिटिंग रेजेंट। अब आती है कि अमोनिया फॉर्मेशन जो है वो कितना होगा। ठीक है, तो अमोनिया का फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। तो अब देखते हैं हम अमोनिया फॉर्मेशन इस वाले हाइड्रोजन के मोल नंबर के हिसाब से होगा, क्योंकि हमारे पास इतने ही हाइड्रोजन के मोल नंबर हैं। ओके, अब इतने हाइड्रोजन के मोल नंबर जितने नाइट्रोजन के मोल नंबर कंज्यूम कर लें, उसी हिसाब से अमोनिया फॉर्मेशन होगा। ओके, तो इसको हम निकाल लेते हैं। देखते हैं रिएक्शन में क्या है कि 3 मोल्स ऑफ H2 जो है वो कितना मोल्स अमोनिया फॉर्म करते हैं, 2 मोल्स ऑफ NH3 का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, 3 मोल्स H2 2 मोल्स अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए 1 मोल ऑफ H2 कितने अमोनिया का फॉर्मेशन करेंगे, 2/3 मोल्स ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, इसलिए इतने मोल H2 के 4.96 इंटू पावर 3 मोल्स ऑफ H2 कितना अमोनिया का फॉर्मेशन करेंगे, 2/3। इसको मल्टीपल कर देते हैं 4.96 10⁻³ से। ठीक है, तो इसको हम कट कर लेते हैं 3 से, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 119 हो जाएगा, 18 लगभग 1.65, यानी कि 1.65 हो गया। अब ये 2 से क्या करते हैं, मल्टीपल कर देते हैं, तो 2 5 जा 10, ओके। तो इतने मोल्स, यानी कि इतने मोल्स जो हाइड्रोजन के हैं वो कितना अमोनिया का फॉर्मेशन करेंगे, 3.30 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ H2 का की जो होगा वो फॉर्मेशन करेंगे, वो सॉरी अमोनिया का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो इतने मोल्स जो है वो अमोनिया के फॉर्म होंगे, इतने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से, और ये इतना मोल जितने भी नाइट्रोजन के जो है मोल्स को कंज्यूम कर ले। ठीक है, तो अब आती है कि इसको जो है हमें ग्राम में कैसे कन्वर्ट करें। ये जो मोल नंबर अमोनिया के निकल कर आ गए। ओके, तो इसको जो मैं है यहीं पर ग्राम में कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके, तो एक अमोनिया NH3 का मोलर मास कितना होता है, नाइट्रोजन का जो होता है वो 14 और 3 हाइड्रोजन, तो 17 ग्राम।
1 मोल का 17 ग्राम है, इसलिए इतने मोल का कितना होगा, इतने मोल से हम 17 को क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे। तो जो अमोनिया इतनी फॉर्म हुई है, इसका जो है मास निकल कर आ जाएगा। ओके, यानी कि ये 1 मोल का आ गया। ठीक है, तो इतने मोल का 3.30 इंटू 10⁻30 इंटू 17 से हम इसको मल्टीपल कर देंगे। अब जो भी हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, ओके, वो ग्राम में आ जाएगा। तो डेसिमल 1 नंबर के बाद है। ओके, इंटू 10⁻3। ठीक है, ठीक। तो 5.610 इंटू 10⁻3 ग्राम ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। ओके, इतने किलोग्राम नाइट्रोजन और इतने किलोग्राम हाइड्रोजन से। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार आप लोग जो है देख लीजिएगा, मिस्टेक हो सकती है। ओके, वैसे हमने कोशिश की है जहाँ तक सही होगी। ओके, फिर भी आप लोग जो है एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर जो है हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ओके। तो आज का लेक्चर जो है हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम जल्दी ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोग जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ओके, ओके, थैंक यू।